नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। अगले हफ्ते जारी हो सकती है अनलॉक 2 की गाइडलाइन। इंटरनेशनल उड़ानों पर हो सकता है फैसला। स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर रहेगा फोकस, सूत्रों के हवाले से खबर। लद्दाख दौरे से लौटे आर्मी चीफ नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। एलएसी के ताजा हालात पर हुई चर्चा। लेह में हवाई चौकसी भी बढ़ाई गई। उधर भारतीय थल सेना और वायुसेना का लेह में साझा युद्धाभ्यास। चीन को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम से किया सवाल। पूछा, अगर गलवान में घुसपैठ नहीं हुई तो जवान शहीद कैसे हुए। राहुल बोले, सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा। जवाब में बीजेपी ने यूपीए सरकार में चीन के साथ व्यापार नीति को लेकर कांग्रेस पर उठाए सवाल। बिहार के बाद यूपी में पीएम मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर रोजगार अभियान। प्रदेश में इंडस्ट्री क्लस्टर के जरिए छोटे कारोबार और रोजगार बढ़ाने पर फोकस ज्यादा। योगी सरकार की भी जमकर की तारीफ। बाजार ने जुलाई सीरीज का आगाज किया मजबूती के साथ। आईटी शेयरों की तेजी के दम पर निफ्टी 10,400 के करीब बंद। निफ्टी बैंक भी दिन के निचले स्तर से 250 अंक ऊपर बंद। लॉकडाउन के बाद बदला हवाई सफर का ट्रेंड। पहले के मुकाबले 1/3 से कम हो रही है बुकिंग। कई छोटे शहर टॉप 10 डेस्टिनेशंस में हुए शामिल। अब एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए स्पेशल होम केयर पैकेज की शुरुआत। होम क्वारंटीन मरीजों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं पैकेज। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अगले हफ्ते से अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 2 में मजदूरों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने, स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर भी सहमति बन सकती है। लेकिन चलिए तमाम अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, ये बताएं कि अब अनलॉक 2 की तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन इसको लेकर जो गाइडलाइंस आने वाली हैं उनमें क्या मुख्य बातें रह सकती हैं? देखिए, अनलॉक 2 में जो मुख्य बातें रहेंगी वो ये रहेगा कि अनलॉक 1 में जिन जिन चीज़ों पर पाबंदी है उनमें से कुछ मुद्दों पर पाबंदी हटाई जा सकती है या फिर थोड़ी सी ढील यहाँ पे दी जा सकती है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने बार बार राज्यों के साथ बैठक में भी कहा और अलग अलग मोर्चे पे भी कहा कि हमें अब जो है औद्योगिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा तेज करना होगा। तो अनलॉक 2 में इस पर ज़्यादा फोकस होगा और मुख्य फोकस इस बात पर होगा कि उद्योगों को हम रफ्तार तो देना चाहते हैं, लेकिन हर उद्योग का यही रोना है कि उनके कामगार चले गए वापस अपने घर। अब उनको वापस कैसे लाया जाए उद्योग जगत तक, फैक्ट्री यूनिट तक, इस पर सरकार का जोर रहेगा। इसमें एक चीज हो सकती है कि स्पेशल ट्रेन की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाए, क्योंकि नियमित तौर पर जो सामान्य ट्रेन है वो 12 अगस्त तक नहीं चलाने का फैसला लिया गया है। तो स्पेशल ट्रेन जिसके जरिए पहले भेजा गया था माइग्रेंट वर्कर को, अब उन माइग्रेंट वर्कर को वापस लाया जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ जो कामगार हैं उनके रहने के लिए, आने जाने के लिए जो शर्तें लगाई गई थी, जो कारोबारियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत का सबब था, उसमें भी थोड़ी सी आपको ढील मिलती हुई दिख सकती है। दूसरा, एविएशन सेक्टर में आप थोड़ी सी रियायत देख सकते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने पर सरकार कुछ सहमति बना सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं होगी। जिन जिन राज्यों, जिन जिन देशों के साथ यह सहमति बनेगी कि हाँ हम चाहते हैं कि आपके यहां से फ्लाइट आना जाना शुरू हो, तो उन देशों के साथ यह सहमति के आधार पर चुनिंदा देशों के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत आप देख सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि सामाजिक समारोह या फिर धार्मिक समारोह, स्कूल कॉलेज खोलना, इन सब चीजों पर पाबंदी मुझे लगता है अनलॉक 2 में भी कुछ दिनों तक जारी रहेगी। लेकिन 30 जून या उससे पहले भी अनलॉक 2 के गाइडलाइन सरकार जारी कर सकती है। ऑलराइट, ये तो अनलॉक 2 की बात हुई है, लेकिन इस बीच कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण, ये बताएं कि अब जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर ताज़ा अपडेट क्या है? हमने देखा है कि 5 लाख के पार तो आंकड़ा पहुंच ही गया है। जी बिल्कुल, ताजा अपडेट यह है कि आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच रहा है और इसमें सबसे ज्यादा हर रोज जो है नए केसों की संख्या एक रिकॉर्ड स्तर को छू रही है। पिछले एक दिन में 17,000 से ज्यादा नए केस निकलकर सामने आए हैं और अभी देश की हालात यह है कि एक्टिव केस यानी जो कोरोना के मरीज अभी भी बने हुए हैं उनकी संख्या 1,89,000 से भी ज्यादा है और इसमें मरने वालों की संख्या जो है वो थोड़ी चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे में 407 मौतें हुई हैं और कुल मौत की संख्या पूरे देश भर में
ये 15,000 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन उसमें एक राहत की बात यह है कि अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी ठीक ठाक रही है। अब तक कुल 2,85,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और ये मरीजों की ठीक होने वाली संख्या जो है वो 56% से ज्यादा है, जो कि औसत से बेहतर माना जाता है। ये एक थोड़ी सुकून देने वाली बात है। लेकिन हर राज्य अपने अपने स्तर से कदम उठा रहे हैं एहतियात के तौर पर। मिसाल के तौर पर दिल्ली ने यह कहा है कि उन्हें प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने की, ज्यादा इलाज करने की छूट मिल गई है, यानी दिल्ली में मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी से ज्यादा संख्या में इलाज हो सकेगी। कर्नाटक में एहतियात बरतने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग हुई। उधर असम के कुछ जगहों पर लॉकडाउन 14 दिनों को लागू करने का फैसला लिया गया है। तो राज्य अपने स्तर पर फैसला ले रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर किस तरीके से रोक लगाई जाए। शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए लक्ष्मण। हम आगे बढ़ते हैं। देश में घरेलू हवाई यातायात को शुरू हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी बुकिंग पहले के मुकाबले 1/3 भी नहीं है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स की माने तो इस वक्त ज्यादातर यात्री सिर्फ एक तरफ की यात्रा कर रहे हैं और वो भी इमरजेंसी के लिए। लेकिन चलिए तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी रोहन सिंह जुड़ गए हैं। तो रोहन, ये बताएं कि अब एयरलाइंस में बुकिंग के लिहाज से फिलहाल क्या स्टेटस है? टॉप 10 डेस्टिनेशंस जहां के लिए बुकिंग हो रही है वो कौन कौन से शहर है? क्या आया है रिपोर्ट में? जी 3-4 काफी रोचक बातें निकल के आई हैं क्लियर ट्रिप के इस डाटा में। सबसे पहले तो जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वे सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा लोग सिर्फ 1 वे बुकिंग करा रहे हैं, यानी कि उनके वापस आने का उनका कोई इंटेंशन नहीं है। बिजनेस ट्रैवल एक तरह से हम कह सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से नहीं हो रहा है, ना ही किसी तरह का लीजर ट्रैवल हो रहा है। सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जो कि जरूरत में है या कहीं फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है या नहीं आना चाहते हैं फिलहाल, वैसे ही लोग आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, लोग इमरजेंसी में काफी ज्यादा बुकिंग करा रहे हैं। 80% से ज्यादा लोग अगले 14 दिनों के लिए बुकिंग करा रहे हैं, यानी कि पहले की तरह जो लंबी प्लानिंग होती थी 3 महीने 4 महीने 6 महीने की प्लानिंग, उस तरह की कोई बुकिंग इस वक्त नहीं दिख रही है। तीसरी चीज, जो डेस्टिनेशंस हैं उसमें काफी बदलाव है। अगर टॉप सेक्टर्स की बात करें तो लॉकडाउन से पहले जो टॉप सेक्टर्स हुआ करते थे, दिल्ली मुंबई सबसे ज्यादा बिजी सेक्टर हुआ करता था, उसके बाद दिल्ली बैंगलोर का नंबर आता था। अगर अभी की बात करें, पिछले 1 महीने की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं दिल्ली पटना सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। मुंबई वाराणसी भी अच्छी खासी वहां पे भी डिमांड है, हालांकि उसके बाद दिल्ली मुंबई और दिल्ली बैंगलोर का नंबर जरूर आता है। लेकिन इसके अलावा टॉप 10 की बात करें तो पुणे नई दिल्ली बेंगलुरु पटना जैसे सेक्टर्स भी टॉप 10 में अपनी जगह बना रहे हैं। अब टॉप डेस्टिनेशंस की बात करें, यानी कि वे डेस्टिनेशन जहां सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो पहले नई दिल्ली नंबर 1 पे था, अभी भी नंबर 1 पे नई दिल्ली ही है। दूसरे नंबर पर कोलकाता था, अब मुंबई था, माफ कीजिएगा, इस बार कोलकाता है। लॉकडाउन के बाद की बात करें तो बेंगलुरु तीसरे नंबर पर बना हुआ है, पटना ने जगह ले ली है हैदराबाद की चौथे नंबर पर, और चेन्नई 5वें नंबर पर हुआ करता था उस वक्त। अब जो है वहां हैदराबाद इस नंबर पे आ चुका है। तो छोटे शहर टियर 2 टियर 3 जो शहर है वहां लोग जाना चाहते हैं, और इसलिए ये जो ट्रेंड है ये इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। शुक्रिया रोहन तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब रिकवरी के एक्शन प्लान पर CNBC आवाज का रियलिटी चेक। होम डेकोर और फर्निशिंग से जुड़े MSME एक्सपोर्टर्स को उम्मीद है कि यहाँ किरण नजर आने लगी है। हालांकि कोरोना की वजह से मार्च से एक्सपोर्ट ऑर्डर में करीब 40 से 60% गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं। अनलॉक 1 में मर्केंडाइज एक्सपोर्टर्स के क्या हालात हैं, इस पर देखिए आलोक प्रियदर्शी की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान पर कि जान भी जरूरी है और जहान भी, MSME यूनिट्स ने धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। इस वक्त नोएडा के एक हम एक्सपोर्ट यूनिट में हैं, जहां पर हैंडीक्राफ्ट और होम फर्निशिंग के आइटम्स का एक्सपोर्ट होता है। इनके ऑनर है मिस्टर CP शर्मा जी। CP शर्मा जी, ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में सब चीज़ें बंद रहीं, अब जब दोबारा शुरुआत हुई है तो क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही हैं? हमारा सारा काम विदेशों से रिलेटेड है और हमारा एक्सपो मार्ट में शोरूम है, और इसके अलावा हम लोग क्योंकि बाहर से ही ऑर्डर आते हैं, बाहर से ऑर्डर अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी बाहर भी सब इफेक्टेड हैं लोग, और धीरे धीरे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है क्योंकि ऑर्डर्स हमारे
काफ़ी बंद हो गए थे, बीच में होल्ड हो गए थे, वो धीरे धीरे रिवाइव हो रहे हैं। जहाँ तक फंडिंग की बात है, सरकार की तरफ से क्रेडिट लाइन भी दी गई थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, उसका क्या बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है? क्या बैंकों को आपने अप्रोच किया? क्या बैंक आपको पैसा दे पा रहे हैं जितना उनको जितनी आपकी रिक्वायरमेंट? देखिए, हमारी पैकिंग क्रेडिट और बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी हम लेते हैं एक्सपोर्ट बैंक से, वो हमारी 20% बढ़ रही है। धन्यवाद है मोदी जी का, सरकार ने काफ़ी कुछ एक्सपोर्टरों के लिए किया है। पहले भी सरकार एक्सपोर्टर्स के लिए पॉजिटिव थी, लेकिन जो अभी डोमेस्टिक समस्याएं अभी हमारी बहुत हैं, जैसे लेबर नहीं है, स्टाफ नहीं है, लोग आ नहीं रहे हैं, 10% लोगों के साथ अभी हम काम कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या है हमें कि कुछ इनकम टैक्स में हमें पहले फ्री 3 साल का जो पीरियड था उसमें हमें कुछ कंसेशन थी, वो कंसेशन मिलनी चाहिए अभी। और बिजली के बिल कम से कम 3 महीने के माफ़ हो जाएं। जो फिक्स चार्जेस हैं, लोड चार्जेस जिससे बोलते हैं, लोड चार्जेस में बिजली विभाग का कोई घाटा नहीं है। यूनिट चार्ज तो हम देते ही हैं, लोड चार्ज हमें 3 महीने का फिक्स देना पड़ रहा है। ग्लास एंड मेटल बेस्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और होम फर्निशिंग की दुनिया भर में भारी मांग है, लेकिन कोरोना संकट के चलते मर्केंडाइज एक्सपोर्ट के करीब 40 से 60% तक ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले अप्रैल महीने में ओवरऑल एक्सपोर्ट में करीब 60% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं मई के महीने में 36% एक्सपोर्ट गिर गया है। इसका असर न सिर्फ पूरे सेक्टर पर पड़ा है, बल्कि इस सेक्टर से जुड़े देश के दूर दराज के इलाकों में बसे कारीगरों पर भी हुआ है। जो समस्याएं अभी एक्सपोर्टर फेस कर रहे हैं, उसमें से सबसे पहली समस्या है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर की अवेलेबिलिटी इम्प्रूव तो ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी 70 to 80% के आसपास ही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने 2 ऐलान किए हैं। उसका फायदा एक्सपोर्टर्स को मिल रहा है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि हमें चीन से मुकाबला करना है, लेकिन चीन की सरकार न सिर्फ WTO के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करती है, बल्कि चोरी छिपे अपने मैन्युफैक्चरर्स को भारी सब्सिडी भी देती है, जिससे वो बड़ी तादाद में डंपिंग करते हैं। ऐसे में सरकार हमारा साथ दे तो हम चीन को भी पछाड़ सकते हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों पर सरकार ध्यान दे तो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा, उनके लिए काम धंधा करना ज़्यादा आसान होगा। और रही बात आत्मनिर्भर भारत बनने की और चाइना से मुकाबला करने की, तो वो सब कुछ हो सकता है, बशर्ते जो सरकार की तरफ से जो नीतियां हैं, जो पैकेजेज अनाउंसमेंट हैं, वो सिर्फ अनाउंसमेंट ही बनकर ना रह जाए, वो ज़मीन पर भी उतरें और लोगों को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जा रही है, जो जिस तरह की भी राहत की बात की जा रही है, वो उनके पास पहुँचे। तभी जाकर ये तमाम चीज़ें जो इंडस्ट्री और MSME यूनिट को एक तरह से बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। जब दोबारा अनलॉक 1 में दोबारा से काम शुरू हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें इंडस्ट्री का इस वक्त डिमांड है। कैमरामैन हृदय पात्रा के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, नोएडा। उत्तर प्रदेश में स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री क्लस्टर पर फोकस किया जाएगा। बिहार के बाद आज उत्तर प्रदेश में PM ने आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस रोजगार अभियान के तहत करीब 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने सीधे करीब 1.25 करोड़ श्रमिक और कामगार साथियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है, प्रयास किया है। इसमें से करीब 60 लाख लोग को गांव के विकास में जुड़ी योजनाओं में, तो करीब 40 लाख लोगों को छोटे उद्योग यानी MSMEs में रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हजारों उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। CBSE की 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। नतीजे छात्रों की पिछली 3 परीक्षाओं के आधार पर तय किए जाएंगे। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर इसकी जानकारी दी है और इन्हीं नतीजों के आधार पर छात्र अगली क्लास में दाखिला ले सकेंगे। CBSE ने यह भी साफ किया है कि 12वीं के छात्रों के पास बाद में बाकी बची परीक्षाएं देने का विकल्प भी होगा, जिसकी तारीख बाद में तय की जाएगी। वहीं CBSE ने जानकारी दी है कि 10वीं की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होंगी। की छूटी हुई परीक्षाएं थी, उनको 1 जुलाई से और 15 जुलाई तक करने का CBSE बोर्ड का निर्णय था,
लेकिन जो परिस्थितियाँ वर्तमान में बनी हुई हैं वो कदाचित ऐसी नहीं थी कि ये परीक्षाएं हो सकती थी, और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने CBSE की उस प्रस्ताव को सहमति दी। और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए हॉस्पिटल दे रहे हैं स्पेशल होम केयर पैकेज। पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर जुलाई सीरीज का आगाज मजबूती के साथ हुआ है। निफ्टी 1% की बढ़त के साथ 10,400 के बेहद करीब बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की तेजी हमने आते हुए देखी। बाजार में यह हफ्ता काफी उतार चढ़ाव वाला रहा और निफ्टी 1.3% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। आज की बात करें तो बैंक निफ्टी में दबाव हमने देखा, लेकिन यहां भी निचले स्तरों से रिकवरी आई है और इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ है। आज IT शेयरों की तरफ से तेजी में योगदान सबसे ज्यादा रहा। इंडेक्स 4% ऊपर बंद हुआ। वहीं FMCG शेयरों में लगातार तेजी के बाद मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी। कोरोना संकट के बाद नए रोजगार पैदा करने वाली कंपनियों को ज्यादा इंसेंटिव मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय बदले हालात में मीडियम और लॉन्ग टर्म के हिसाब से नए इंसेंटिव प्लान करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। लेकिन पूरी खबर समझते हैं प्रकाश प्रियादर्शी से। प्रकाश, बताएं, कोरोना में नई नौकरियां पैदा करने को लेकर श्रम मंत्रालय आखिर किस प्रस्ताव पर काम कर रहा है? देखिए, कोरोना संकट की वजह से जो स्थितियां बनी हैं उसमें सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार के नए अवसर पैदा करना। लिहाजा मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए नई तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि श्रम मंत्रालय एक ऐसे ही नए प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके तहत नई नौकरियां पैदा करने वाली जो कंपनियां हैं उन्हें ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसके बारे में इंडस्ट्री की भी राय मांगी गई है और ये पूरी प्रक्रिया जो होगी वो सेक्टर स्पेसिफिक प्लान के तहत तैयार की जाएगी, जिसमें कंपनियों की साइज और उनके एम्प्लॉय कॉस्ट के हिसाब से जो है इंसेंटिव्स की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। सूत्र हम ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर श्रम मंत्रालय नई प्लानिंग के तहत जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी और साथ ही साथ जो जॉब सिक्योरिटी उसको भी मद्देनजर रख रहा है। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तैयार की जा रही है, जिसमें कंपनियों के जो सोशल सिक्योरिटी कॉस्ट हैं उनको कम करने के लिए खासकर जो छोटी कंपनियां हैं इस वक्त जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, इसके अलावा जो ट्रेनिंग कॉस्ट है उसको भी कम करने के लिए इंसेंटिव्स देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा गैर संगठित क्षेत्रों में जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनको संगठित क्षेत्र में लाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की योजना है, जिसमें उन्हें अतिरिक्त 2 साल के लिए इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो प्रस्तावित जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसका हिस्सा होगा और उसके तहत ये पूरी योजना तैयार की जा रही है। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स के लिए। कोरोना काल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के धोखाधड़ी से पैसे कमाने के कई मामले सामने आए हैं और इसका हल लेकर आए हैं ईमानदारी से काम करने वाले कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो होम केयर पैकेज लेकर आए हैं और इससे मरीज घर बैठे बैठे ही किफायती दामों में इलाज कर सकते हैं। प्राइवेट अस्पतालों ने माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए स्पेशल होम केयर पैकेज शुरू किया है। होम क्वारंटाइन किए जाने वाले मरीज इसका फायदा उठा सकते हैं। इन पैकेजेस से न सिर्फ अस्पतालों के चक्कर काटने का समय बचेगा, बल्कि आपकी जेब का बोझ भी कम होगा। होम केयर पैकेज के मेडिकल किट में डिजिटल थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, N95 मास्क, सैनिटाइजर, SpO2 मीटर दिए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर के साथ खास टेली रिव्यू, ऐप बेस्ड सिम्टम चेकर जैसी सर्विसेज भी शामिल है। होम क्वारंटाइन फैसिलिटी पैन इंडिया फोर्टिस ने लॉन्च करी है। इसमें सबसे पहले पेशेंट की जांच होती है और फिर डॉक्टर निर्णय लेते हैं कि वो क्वारंटाइन में फिट होता है, होम क्वारंटाइन में फिट होते हैं कि नहीं। इसमें डॉक्टर की 24/7 कंसल्टेशन होती है। फोर्टिस की तरह ही देश के कई अस्पतालों ने 15 से 16 दिनों के ऐसे ही होम केयर पैकेज तैयार किए हैं। आप इन पैकेज को कस्टमाइज करके एड ऑन सर्विसेज भी ले सकते हैं, जैसे फोर्टिस एड ऑन में होम सैनिटाइजेशन सर्विस दे रहा है। मुंबई का सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल सोशल, योगा और न्यूट्रिशन पर काउंसलिंग दे रहा है। वोकहार्ट मुंबई फार्मेसी की होम डिलीवरी और फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्टेशन दे रहा है।
दिल्ली एनसीआर में मैक्स हॉस्पिटल ने भी ऐसी ही सुविधाएं होम क्वारंटाइन मरीजों के लिए शुरू की है, जिसे अब तक 250 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। होम हेल्थ केयर सर्विस का फ़ायदा ये होता है कि मरीज अपने घर में क्वारंटाइन होता है और उसको पर्टिकुलर डेज पे कुछ मॉनिटरिंग पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जैसा कि उसका टेम्परेचर और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसके अलावा अगर उनको कोई भी और दिक्कत हो तो वो नर्स और डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप अस्पतालों की वेबसाइट से इन पैकेज का सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन होम पैकेज सिर्फ माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए ही तैयार किया गया है। कोरोना से ग्रस्त गंभीर मरीजों के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। सिल्की सिंह, मुंबई। सीमा पर भारत चीन सेना के बीच अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन एक तरफ बातचीत की बात करता है, लेकिन एलएसी पर चीनी सेना की हलचल तेज है। गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीन ने कुछ सैनिक हटाए। भारत ने दोहराया है कि चीन को 22 जून का वादा निभाना होगा। और इस बीच भारतीय सेना ने लेह में हवाई निगरानी बढ़ा दी है। चीनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इलाके की हवाई गश्त की गई और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने आज रक्षा मंत्री से मुलाकात करके उन्हें सीमा पर हो रही हलचल के बारे में जानकारी दी और चीन के साथ लड़ाई में भारत को अमेरिका का साथ भी मिल रहा है। अमेरिका ने चीन के साथ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात कही है। अमेरिका का कहना है कि वो यूरोप से अपनी सेना को दक्षिण एशिया में लगाएगा। चीन से तनातनी के बीच लेह में भारतीय सेना और वायुसेना ने आज साझा युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुए। युद्धाभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना था। इसमें अभ्यास में सुखोई लड़ाकू विमान और चीनी हेलीकॉप्टर शामिल हुए। साथ ही सेना की रसद सामग्री और सिपाहियों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के हर्क्यूलिस और अलग अलग मालवाहक विमानों ने भी हिस्सा लिया। चीनी उत्पादों के खिलाफ लड़ाई तेज होती जा रही है। गुजरात के मोरबी शहर के करीब 150 मैन्युफैक्चरर्स चीन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल गुड्स और अन्य पार्ट्स के उत्पादन के लिए ऐसी है मोरबी के मैन्युफैक्चरर्स की तैयारी, बता रहे हैं मनीष देसाई। वैसे तो गुजरात का मोरबी सिरेमिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश भर में अव्वल है, लेकिन यहाँ घड़ियों के साथ प्लास्टिक गुड्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की करीब 300 से ज्यादा कंपनियां हैं। इसमें से 150 कंपनियों ने चीन से इंपोर्ट होने वाले कच्चे माल के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है और मोरबी में ही ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करने का फैसला किया है। कम से कम 25,000 के आसपास की लेबर है पूरा इंडस्ट्री का, मोरबी का, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है। पूरा बिल्डिंग, मशीनरी जो भी है प्लास्टिक के हिसाब से, या तो कोई भी चीज़ टेक्निकल या तो कोई भी चीज़ है तो वहाँ बना सकते हैं हम लोग। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़्यादातर चीज़ें चीन से इंपोर्ट होती हैं, लेकिन खास तौर से वाइट गुड्स में कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में इन मैन्युफैक्चरर्स को भारत में उसी क्वालिटी का कच्चा माल मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मोरबी के इन मैन्युफैक्चरर्स ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है और वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान जैसे देशों से शुरुआती दौर में कच्चे माल का इंपोर्ट करने का विचार है। वो धीरे धीरे कच्चा माल भी मोरबी में ही बनाना चाहते हैं। हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर वो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया या चाइना में वो चीज मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है तो उसका की कंपोनेंट लेके वही चीज हम लोग मोरबी में भी ये कर सकते हैं। मोरबी के इन उद्योगकारों ने एलजी, सैमसंग और सीमेंस जैसी वाइट गुड्स बनाने वाली कंपनियों के साथ अपना कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है, ताकि ये कंपनियां जो रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करती थी वो अब यहाँ से खरीद सके। मनीष देसाई, अहमदाबाद। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड कर आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। बाजारों में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव आम है और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वो अधिक लाभ कमाते हैं। इस संकट के वक्त तेज और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। मनी कंट्रोल प्रो आपका वो भरोसेमंद साथी है जो आपको आगे रखता है। मार्केट डेटा के साथ साथ आपको यहाँ निवेश के जबरदस्त आइडियाज मिलते हैं, वो भी रोजाना महज ₹1 में। कूपन कोड PRO365 तुरंत सब्सक्राइब करें, नियम व शर्तें लागू।
इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।